हेलो दोस्तों। आप सब कैसे हो? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और आप अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। और आप सभी को मालूम भी है कि आपका एग्ज़ाम डेट क्लियर ही है, उसमें आपका कोई इधर उधर होने का चांस भी नहीं है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, अब आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करना है दोस्तों। नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि भाई साहब अगर एक सीट लेनी है तो पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दोस्तों आपको पता है कि माता पिता का जो सपना है उसको साकार करने के लिए आपको अब लगभग लगभग दिन रात एक करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे दोस्तों। तो चलें दोस्तों, हम लोग आज एक टॉपिक लेके आए हुए हैं, जो कि टॉपिक बहुत ही बेहतरीन है। क्लास 10th के सिलेबस से मैंने उसको उठाया है। और आपको पता होगा कि आपका जैव प्रक्रम जो होता है, सबको अच्छे से मालूम है कि जैव प्रक्रम जो है क्लास 10th का बायोलॉजी का पहला चैप्टर है। और यहाँ से बहुत ही क्वेश्चन बनता है। जैसे कि आपका पोषण से क्वेश्चन बनता है, आपके परिसंचरण से क्वेश्चन बनता है, श्वसन तंत्र से क्वेश्चन बनता है, पाचन तंत्र से क्वेश्चन बनता है। तो ये सभी पोस्ट जो है कि जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं। इसी से हम क्या करेंगे कि लगभग 2-3 दिन में इनको हम कंप्लीट करके लगभग 60-70-80 क्वेश्चन का जो भी आपका मतलब बनेगा, क्वेश्चन बनेगा जो आपके एग्जाम में अभी तक में आए हुए हैं, सबको हम करा देंगे। और आपको बेहतरीन समझ भी आएगा, अच्छे से आप क्लास को भी कर पाएंगे। और अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो आपको बस करना क्या है कि इस क्लास को जितना हो सके उतना शेयर करो और अपने दोस्तों को, और अगर जो भी हों उनको सबको शेयर करो, और लाइक और कमेंट भी करना मत भूलना। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं जैव प्रक्रम के बारे में कि आखिर जैव प्रक्रम होता क्या है। जैव प्रक्रम क्या होता है? तो कहने का मतलब कि सर जैव प्रक्रम क्या है, तो वे सभी अनुरक्षण जो हमारे शरीर को ऊर्जा देने के लिए कार्य करते हैं, वे सभी सम्मिलित रूप से अनुरक्षण जो हमारे शरीर को ऊर्जा देने का कार्य करते हैं, उन्हीं को हम जैव प्रक्रम कहते हैं। उन्हीं को क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम बोलते हैं। जैव प्रक्रम शरीर की वे सभी क्रियाओं जो शरीर को टूट फूट और सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम बोलते हैं। ठीक है, जैसे आप देख रहे होंगे कि आपके पास ये जो सर्किल बना हुआ है, लाइफ प्रोसेस, जो आपका क्या बना हुआ है? लाइफ प्रोसेस बना हुआ है। इस लाइफ प्रोसेस में वही चीज समझाया जा रहा है जो आपको यहाँ पे जैव प्रक्रम में समझाया जा रहा है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर क्या है। तो सबसे पहले क्या है कि आप मतलब कि जैव प्रक्रम में क्या क्या होता है, तो जैव प्रक्रम के अंदर आपका होता है पोषण, न्यूट्रिएंट मतलब पोषण। पोषण का मतलब कि आप पोषण जो होता है स्वपोषी, परपोषी, परजीवी, स्वजीवी, अनेकों प्रकार के पोषण होते हैं दोस्तों। उसके बाद क्या होते हैं? ट्रांसपरेशन मतलब होता है परिसंचरण, परिवहन। क्या होता है? परिवहन होता है, संवहन होता है। फिर क्या है? रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो होता है कि ब्लड का मतलब उत्सर्जन कर सकते हैं, उत्सर्जन आप बोल सकते हैं। उसके बाद क्या होता है दोस्तों? एक्सरेटेशन होता है। इसके बाद क्या होता है दोस्तों? आप यहाँ पे डाइजेस्टिंग, ये सब मतलब कि जो भी होता है ये सभी के सभी क्या है? ये सभी के सभी आपके क्या है दोस्तों? तो ये सभी आपके जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं। आपको यहाँ पे साफ दिख रहा होगा दोस्तों कि जैव प्रक्रम में सम्मिलित प्रक्रियाएं लगभग आपके 4 पढ़ाए जाते हैं। आपके पोषण होते हैं पहला, दूसरा आपका क्या होता है दोस्तों? श्वसन होता है, तीसरा आपका क्या होता है दोस्तों? आपका संवहन होता है, और चौथा आपका क्या होता है? उत्सर्जन होता है दोस्तों। ये आपके जैव प्रक्रम में सम्मिलित इन सभी चीजों को आपको पढ़ना है। और ये सभी चीजों से भर भर के क्वेश्चन बनाया गया है। पोषण के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं, पोषण के बाद हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? पोषण के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं पाचन के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? तो पोषण के बाद हम लोग पाचन के बारे में भी पढ़ने वाले हैं जगह पर। ओके फ्रेंड्स, इसको आपको पढ़ना है। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं और अगला देखते हैं कि अगला हमारे पास क्या दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे आपके दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा कि पोषण क्या होता है। अब हम लोग समझने वाले हैं कि पोषण क्या होता है। तो भोजन का शरीर द्वारा ग्रहण करना, भोजन का शरीर के द्वारा ग्रहण करना तथा वृद्धि, विकास व रख रखाव में उपयोग करना ही पोषण कहलाता है। पोषण का मतलब क्या होता है कि जैसे कि हमारे बॉडी का ध्यान रखना, हमारे बॉडी में क्या कमी हो रही है, किस चीज की कमी हो रही है, उन सभी का ध्यान रखना, रख रखाव करना, और हमारे शरीर में वृद्धि करना और विकास करना, यही हमारा क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बेहतरीन तरीके से दोस्तों, क्या दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमने क्या रखा है? अनेकों प्रकार के फल फ्रूट्स रखे हुए हैं जो कि पोषण में सहयोग होते हैं। क्योंकि जब अगर हम लोग फल फ्रूट्स खाते हैं दोस्तों, तो फल फ्रूट्स खाने के बाद क्या होता है कि उसमें से हमें लगभग 6 प्रकार के मिनरल्स प्राप्त होते हैं। जैसे कि आपके कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होते हैं, वसा प्राप्त होता है, प्रोटीन प्राप्त होता है ना, विटामिन होता है, मिनरल्स प्राप्त होता है और वाटर प्राप्त होता है। तो ये 6 प्रकार की चीजें आपको प्राप्त होता है। पोषण के
आधार पे अगर प्रकार की बात करें तो पोषण आपके दो प्रकार के बांटे जाते हैं। कितने प्रकार से बांटे जाते हैं दोस्तों? तो मुख्यतः आपके पास दो ही प्रकार से बांटे जाते हैं। पहला आपका होता है स्वपोषी पोषण। पहला क्या होता है दोस्तों? स्वपोषी पोषण। और दूसरा आपके पास होता है दोस्तों विषम पोषी पोषण। पहला होता है स्वपोषी पोषण और दूसरा होता है विषम पोषी पोषण। स्वपोषी पोषण क्या होता है दोस्तों? तो वैसे पोषण जो अपना भोजन स्वयं से बनाते हैं, खुद से बनाते हैं, उन्हें हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। और विषम पोषी पोषण क्या होता है कि वैसे पोषण जो अपना भोजन दूसरे पर मतलब कि स्वपोषी पोषण पर डिपेंड होकर के करते हैं, उसे हम परपोषी पोषण कहते हैं, या उसे हम विषम पोषी पोषण भी कहते हैं दोस्तों। चलिए इसको हम आगे समझते हैं, ध्यान से अच्छे समझते हैं कि स्वपोषी पोषण के अंतर्गत क्या आता है दोस्तों। तो स्वपोषी पोषण क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया कि वैसे पोषण जो अपना भोजन खुद से बनाते हैं। खुद से कैसे बनाएंगे? तो दोस्तों वो क्या करते हैं कि जैसे आपने नाम सुना होगा प्रकाश संश्लेषण। तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है जो कि एक प्रकार का स्वपोषी पोषण होता है दोस्तों। क्लियर हो गया? अब वो करता क्या है? तो सन के द्वारा सनलाइट लेता है और वायुमंडल में उपस्थित CO2 को लेता है और अपने जड़ों के माध्यम से जल को लेता है और क्लोरोफिल की उपस्थिति में वो क्या करता है कि अभिक्रिया करता है। और अभिक्रिया के दौरान क्या होता है कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करता है। तो वही बात यहाँ पे लिखा है, इसी को हम बोलते हैं स्वपोषी पोषण। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि वह पोषण जिसमें हरे पेड़ पौधे अकार्बनिक पदार्थ का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं, उसे हम स्वपोषी पोषण कहते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? उसी को हम स्वपोषी पोषण कहते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद क्या है कि पौधों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का उपयोग करके क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं दोस्तों? तो प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। ओके दोस्तों, तो इतनी बात क्या आपको समझ में आई? क्या इतनी बात समझ आ गई कि ये पेड़ क्या करते हैं कि वायुमंडल से क्या करते हैं कि वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। ओके दोस्तों, आपको दिख रहा होगा। और क्या करते हैं कि अपने जड़ों के माध्यम से क्या करते हैं कि जल को ग्रहण करते हैं और सूर्य क्या क्या करता है? सूर्य से लाइट लेता है और इसी की उपस्थिति में अभिक्रिया होता है जिसे हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और एक क्या बनाता है उत्पाद के रूप में? तो उत्पाद के रूप में आपके यहाँ पे शुगर बनता है। शुगर का मतलब होता है आपका कार्बोहाइड्रेट बनाता है, ग्लूकोज बनाता है और हम लोगों को ऑक्सीजन देने का भी क्या करता है? काम करता है दोस्तों। इतनी बात समझ में आ गई क्या? चलिए दोस्तों आगे चला जाए। आगे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला क्या है? अगला पास है विषम पोषी पोषण। क्या होता है दोस्तों? विषम पोषी पोषण। तो विषम पोषी पोषण क्या है? वैसे पोषण जो अपना भोजन दूसरों पर मतलब कि स्वपोषी पोषण पर डिपेंड होकर के अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे हम विषम पोषी पोषण कहते हैं। वह पोषण प्रक्रिया जिसमें जीव अन्य जीवों या पौधों पर रह करके भोजन के लिए निर्भर करते हैं, पौधों पर रहते हैं और अपना भोजन वहां से प्राप्त करते हैं, उन्हीं को हम विषम पोषी पोषण कहते हैं दोस्तों। जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये आपको क्या दिख रहा है? ये आपको दिख रहा होगा कि जिसको लोग बोलते हैं फीता कृमि जीव बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? फीता कृमि जीव बोलते हैं दोस्तों। इसके बाद यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये आपका क्या है दोस्तों? ये आपका बिच्छू है। क्या है दोस्तों? बिच्छू है, आपको अच्छे से दिख रहा होगा। इसके बाद ये क्या है दोस्तों? ये आपका मधुमक्खी है दोस्तों। इतना चीज आपको दिख गया। तो ये सभी के सभी क्या है? ये सभी के सभी विषम पोषी पोषण है दोस्तों। क्लियर हो गया? अब बात करें कि दोस्तों बिच्छू के डंक में और मधुमक्खी के डंक में, बिच्छू के डंक में और मधुमक्खी के डंक में क्या पाया जाता है? तो कहेंगे सर कि इनके डंक में पाया जाता है कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कहेंगे दोस्तों कि फार्मिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? तो फार्मिक अम्ल पाया जाता है। क्लियर हुआ क्या? क्लियर हुआ क्या? एक बीमारी होती है जिसको लोग बोलते हैं निंद्रा रोग। क्या बोलते हैं? एक होता है निंद्रा रोग। तो निंद्रा रोग किसके द्वारा होता है? तो निंद्रा रोग घरेलू मक्खियों के काटने से होता है, या फिर घरेलू मक्खी जब हमारे भोजन पे बैठते हैं तो वहां पर क्या होता है कि वहां पर एक प्रकार के क्या होते हैं कि वहां पर कुछ मतलब कि जीवाणुओं को छोड़ देते हैं जिससे हमें निंद्रा रोग उत्पन्न हो जाता है दोस्तों। क्लियर हुआ क्या? कहते हैं दोस्तों कि हमारे घरेलू मक्खियों से लगभग 22 प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है। घरेलू मक्खियों से लगभग 22 प्रकार की बीमारियां हमें प्राप्त होती है दोस्तों। ठीक है, अगला चलते हैं दोस्तों। आगे ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि आगे हम क्या बताने वाले हैं कि विषम पोषी पोषण के प्रकार। विषम पोषी पोषण के भी अलग अलग प्रकार होते हैं दोस्तों। ऐसा नहीं कि एक ही प्रकार का होता है, वो भी अलग अलग तरीके का होता है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मृतोपपोषी पोषण।
मृतोपपोषी पोषण का मतलब होता है दोस्तों कि वैसे पोषण जो अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं या मरे हुए चीजों पर वो उत्पन्न होते हैं वहां से प्राप्त करते हैं, इन्हें हम बोलते हैं मृतोपजीवी पोषण बोलते हैं, या मृतोपजीवी क्या करते हैं इसे हम जीव बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे आपको दिख रहा होगा कि सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं ईस्ट। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसे हम कहते हैं ईस्ट बोलते हैं दोस्तों। ईस्ट को हम लोग क्या कहते हैं? ईस्ट को हम लोग एक और नाम देते हैं खमीर। ईस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? ईस्ट को ही हम लोग एक नाम देते हैं खमीर। ठीक है दोस्तों, एक क्वेश्चन आपके रेलवे में पूछा गया था कि जो एक खमीर होता है, जो ईस्ट होता है, ये क्या होता है कि ये निम्नलिखित में से किस समूह में आता है? तो आपके कवक के समूह में आता है। किसके समूह में आता है दोस्तों? ये आपके कवक के समूह में आता है। ये आपके जीवाणु जो होते हैं दोस्तों, कुछ जीवाणु तो ऐसे भी हैं दोस्तों, कुछ जीवाणु तो ऐसे भी हैं जो अपना भोजन खुद से बना सकते हैं, परंतु कुछ जीवाणु ऐसे भी होते हैं जो अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं। इसके बाद आपको ये दिख रहा होगा, इससे कौन नहीं जानता? इसे तो सब लोग जानते हैं दोस्तों। इसे कौन नहीं जानता? इसे तो सब लोग जानते होंगे। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं मशरूम। इसे क्या बोलते हैं? मशरूम बोलते हैं दोस्तों। मशरूम आपको अच्छे से मालूम होगा कि हम लोग बोलते हैं कुकुरमुत्ता बोलते हैं। तो मशरूम एक प्रकार का क्या होता है? मशरूम भी एक प्रकार का आपका कवक होता है दोस्तों। क्या होता है? कवक होता है। इतना क्लियर हो गया क्या? इतना आपका क्लियर हो गया क्या? अगर क्लियर हो गया दोस्तों तो आगे चलें क्या? ये सभी के सभी मरे हुए जगह प्राप्त होते हैं, इसलिए इसे हम मृतोपजीवी कहते हैं। ओके दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला ध्यान दीजिएगा, अगला फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है परजीवी पोषण। क्या नाम है दोस्तों? ये आपका है परजीवी पोषण। परजीवी पोषण क्या होता है? तो परजीवी पोषण ऐसे पोषण जो अपना भोजन किसी अन्य जीव पर रह करके निर्भर करते हैं, अन्य जीव पर रह करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे हम परजीवी पोषण कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें मतलब कि आपके जो मतलब कि जो जीव आप पर डिपेंड होकर के वो भोजन प्राप्त करते हैं, तो उन्हें तो लाभ होगा लेकिन आपको हानि होता है दोस्तों। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि वह पोषण प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन अन्य जीवों के शरीर के अंदर या ऊपर रह करके प्राप्त करते हैं, भोजन को प्राप्त करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? परजीवी पोषण कहते हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों, जैसे कि जू, जू को हम लोग गांव घर में बोलते हैं ढील, ढीला, ठीक है ना? या फिर आपका होता है अमरबेल दोस्तों। क्या होता है दोस्तों? अमरबेल होता है। ओके दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा, अच्छे समझिएगा दोस्तों। ये आपका जो पीले पीले रंग का दिख रहा है, पूरा दिख रहा है वाला, इसी को हम बोलते हैं अमरबेल। इसी को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? इसी को बोलते हैं दोस्तों अमरबेल। तो अमरबेल क्या होता है दोस्तों कि ये क्या होता है कि किसी अन्य पद क्या होता है कि पेड़ पौधों पर क्या होता है कि चढ़ जाता है और वहां से अपना भोजन प्राप्त करता है। इसे तो प्रॉफिट होता है, इसे तो फायदा होता है, लेकिन जो इस पेड़ पर बैठा होता है उस पेड़ को बहुत ज्यादा हानि होता है दोस्तों। ये आपका जू है, जू को आपने देखा होगा। तो अगर आपको जू को कहाँ देखा, तो जू को आप लोग देखे होंगे कहाँ पर? तो सिर के बाल में, मतलब सिर पर, सिर के बाल में देखते हैं दोस्तों, बालों में देखते हैं। तो इस प्रकार का जो जीव होता है ये भी आपका परजीवी होता है। ये आपके सर पे रहता है और आपके मतलब सर से क्या करता है कि वहां से भोजन को प्राप्त करता है और आपको हानि पहुंचता है, आपको अलग अलग प्रकार की बीमारियां होती है दोस्तों। इतनी बात हमने आगे क्या, आगे चलें क्या दोस्तों? चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला क्या है? अगला है कि इस प्रक्रिया में क्या होता है कि दो प्रकार के जीवों की भागीदारी होती है। अगर बात किया जाए कि ऐसी कौन सी पोषण है जिसमें कि दो प्रकार के अलग अलग प्रकार के जीवों का भागीदारी होती है, तो परजीवी पोषण में क्या होता है कि दो अलग अलग प्रकार के जीवों का भागीदारी होता है। पहला होता है पोषी और दूसरा होता है परजीवी। पोषी का मतलब होता है कि जो भोजन को बनाता है, पोषी का मतलब जो भोजन को बनाता है, अब परजीवी का मतलब जो इस पर रह करके अपना भोजन प्राप्त करता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें दोस्तों, अगर हम बात करें कि पेड़ पौधे, अगर हम बात करें पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, ठीक है, और पेड़ पौधे पे कौन बैठा हुआ है भाई? भोजन तो पेड़ पौधा ने बनाया, भोजन तो इसने बनाया, लेकिन खा कौन रहा है दोस्तों? तो खा रहा है आपका अमरबेल खा रहा है। कौन खा रहा है? अमरबेल खा रहा है। तो कहने का मतलब दोस्तों ये हो गया कि यहाँ पर आपका पोषी का काम कौन कर रहा है दोस्तों? तो पोषी का आपका काम यहाँ पे कर रहा है कौन? तो यहाँ पे पोषी का काम कर रहा है पेड़ पौधा। पोषी का काम कौन कर रहा है? पेड़ पौधा कर रहा है। लेकिन यहाँ पर परजीवी का काम कौन कर रहा है दोस्तों? तो परजीवी का अगर बात करें तो परजीवी का काम यहाँ पे कर रहा है कौन? तो यहाँ पे आपका अमरबेल परजीवी का काम कर रहा है। इतनी बात क्लियर हुआ क्या? तो यही बात यहाँ पे लिखा गया है
कि पोषी में जिन जीव से परजीवी खाद्य अवशोषण करते हैं वह अवशोषण करते हैं उन्हें हम पोषी कहते हैं। ठीक है ना, मतलब कि जो जीव दूसरे पर निर्भर होकर के अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे हम परजीवी कहते हैं, और जो भोजन को बनाता है उसे हम पोषी कहते हैं। क्लियर हो गया दोस्तों, आगे बढ़ें क्या? चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों आगे अगर बात किया जाए दोस्तों कि प्राणी समभोज अथवा पूर्ण जातवीय पोषण, प्राणी समभोज अथवा पूर्ण जातवीय पोषण क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल से समझते हैं। दोस्तों यहाँ पे कह क्या रहा है कि यह पोषण की वह विधि है जिसमें जीव जटिल पदार्थ का सबसे पहले अंतर्ग्रहण करता है, पाचन करता है एवं क्या करता है, अवशोषण करता है तथा बिना पचे भोजन का निष्कासन कर देता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, इसी प्रक्रिया को प्राणी समभोज अथवा पूर्ण जांतविक कहते हैं। तो कहने का मतलब दोस्तों जब हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन की हम लोग की प्रक्रिया 5 प्रकार की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं, तब जाकर के भोजन का पूर्ण तरीके से हम लोग मतलब कि पाचन करते हैं। तो पहला कौन कौन सा होता है दोस्तों, तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है अंतर्ग्रहण। सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले होता है अंतर्ग्रहण, मतलब मुख में रखेंगे अंतर्ग्रहण। इस धीरे से आपके कहाँ आ जाएगा, छोटी आंत में आया तो आंत में आने के बाद क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा पाचन। बड़ी आंत में जाएगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा, वहां हो जाएगा आपका अवशोषण। बड़ी आंत के बाद अग्नाशय में जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, तो वहां पे हो जाएगा स्वांगीकरण। और जब जो चीज हमारे शरीर के लिए लाभदायक नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, बाहर निकलने लगेगा, तो उसी को बोलेंगे हम बहिक्षेपण या मल त्याग बोलेंगे। तो ये आपका पूरा का पूरा लाइन से लिखा गया है दोस्तों। क्या क्या, सबसे पहले हम लोग अंतर्ग्रहण करते हैं, उसके बाद में हम लोग पाचन करते हैं, उसके बाद में हम लोग अवशोषण करते हैं, उसके बाद स्वांगीकरण और इसके बाद बहिक्षेपण होता है। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन बनाया गया था यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से। आगे चले क्या दोस्तों, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि अगर हम लोग का बात करें कि भोजन करने के आधार पर कितने भागों में बांटा गया, तो भोजन करने के आधार पर जीव जंतुओं को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। पहला आपका शाकाहारी, दूसरा आपका मांसाहारी, तीसरा आपका सर्वाहारी। शाकाहारी कैसे जीव हैं दोस्तों, तो शाकाहारी वे जीव हैं जो कि घास फूस को खाते हैं, पेड़ पौधों को खा करके अपना जीवन व्यापन करते हैं, उसे हम शाकाहारी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इन पोषण में जीव अपना भोजन पौधों से प्राप्त करते हैं, जैसे कि भेड़ बकरी हिरण। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे आपका भेड़ हो गया, यहाँ पे आपका बकरी हो गया, और आपका हिरण तो दिया ही नहीं। तो भाई जितने भी यहाँ पे जीव दिख रहे हैं ये सभी के सभी क्या है, सभी के सभी यहाँ पर आपके शाकाहारी जीव है दोस्तों। क्या है, शाकाहारी जीव। आगे बढ़ा जाए दोस्तों, बात समझ में आई क्या, अगर बात समझ में आई तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग समझते हैं दोस्तों किसके बारे में, मांसाहारी जीव के बारे में। तो वैसे जीव जो अपना भोजन मांस से प्राप्त करते हैं, वैसे जीव जो अपना भोजन मांस से प्राप्त करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, उसे हम मांसाहारी कहते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, उसे हम मांसाहारी कहते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, क्या क्या दिख रहा होगा दोस्तों, जैसे कि शेर है, चीता है, बाज है और भी चीजें। शेर दिख रहा है, यहाँ पे क्या है आपका, ये आपका हो जाएगा टाइगर, मतलब चीता हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे शेर हो गया, यहाँ पे भेड़िया हो गया, इस प्रकार के जो भी यहाँ पे आपको दिख रहा है ये सभी के सभी जीव कैसे हैं, तो सभी के सभी आपके पास मांसाहारी जीव है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों किसके ऊपर, तो हम लोग बढ़ते हैं सर्वाहारी के ऊपर। तो ऐसे जीव जो अपना भोजन मांस से भी प्राप्त करता है और पेड़ पौधों से भी प्राप्त करता है, इस प्रकार के जीवों को हम सर्वाहारी कहते हैं। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ देख रहा होगा कि जैसे मनुष्य, बिल्ली इत्यादि। जैसे दोस्तों आपको यहाँ दिख रहा गोरिल्ला, गोरिल्ला क्या कहता है दोस्तों कि पूरा का पूरा ये जो है कि मांसाहारी भी होता है और शाकाहारी भी होता है, दोनों होता है, इसलिए इसे शाकाहारी और मांसाहारी मिला के सर्वाहारी बोल देते हैं। ये आपको जो भी यहाँ पे जीव दिख रहे हैं सबके सब क्या है, सबके सबके सर्वाहारी हैं दोस्तों। आगे बढ़े दोस्तों, चलिए आगे बढ़ा जाए और आगे ध्यान दिया जाए दोस्तों, चीजों को एकदम समझते चलेगा क्योंकि आपके एग्जाम में लाइन बाय लाइन चीजों को पूछता है। अगर आपने एक भी लाइन अगर आपने मिस्टेक किया तो बाद में मत कहना कि सर आप पढ़ाई में से नहीं आया था। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार से पढ़ रहे हो, आप अच्छे से पढ़ रहे हो, समझदार होकर पढ़ रहे हो, या फिर बस ऐसे दिखावा कर रहे हो। तो कृपया दिखावा ना करें, अगर पढ़ना है तो बेहतरीन पढ़ो, अन्यथा मत पढ़ो।
अगला है कि जीवों में पोषण की आवश्यकता क्यों होती है, क्या कारण है कि हमें भोजन करना चाहिए। हम भोजन नहीं करेंगे तो क्या होगा, तो भाई बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। सबसे पहले कि जीवों को जीने के लिए उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जीवों को जीने के लिए उसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर हमारी कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो उन्हें ठीक होने के लिए या फिर नए कोशिकाओं को बनने के लिए भी हमें भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि बिना प्रोटीन के, बिना विटामिन के हमारा जो है कि ऊतक का निर्माण कहाँ होगा, नहीं हो पाएगा। तो वही बात यहाँ पे लिखा है कि सबसे पहली बात बोल रखा है कि जीव में पोषण की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से होती है। पहली बात क्या है दोस्तों, पहली बात है कि विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। विभिन्न कार्यों को संपन्न करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। दूसरी बात क्या बोल रहा है दोस्तों कि शरीर के रख रखाव तथा कोशिकाओं को टूट फूट को मरम्मत करने के लिए, सही करने के लिए भी हमें भोजन की आवश्यकता होती है दोस्तों। तीसरी बात कह रहा है कि शरीर के विकास तथा वृद्धि के लिए भी हमें भोजन की आवश्यकता होती है। इसके बाद शरीर में अपने आप होने वाले प्रक्रियाओं को भी रख रखाव करने के लिए, चलाने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है दोस्तों। ओके, आगे चलते हैं दोस्तों। आगे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, अब हम लोग बात करने वाले हैं रंध्र के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं, हम लोग रंध्र के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रंध्र। रंध्र क्या होता है, स्टोमेटा। META होता है स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है दोस्तों, ये आपके पत्तियों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, तो पत्तियों के निचली सतह पर पाए जाते हैं स्टोमेटा, जिसको हम लोग रंध्र बोलते हैं। ये छोटी छोटी छिद्र होती हैं जो कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन के लिए और उसमें किसके मतलब इसमें क्या होता है कि परिवहन के लिए भी कार्य करते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, रंध्र बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप यहाँ पे दिख रहा होगा दोस्तों कि पौधों की पत्तियों के सतह पर, मतलब कि निचली सतह पर छोटे छोटे क्या होते हैं दोस्तों, रंध्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जो कि पौधों से गैसों के विनिमय के लिए बहुत ज्यादा सहयोग देते हैं। इन्हीं छिद्रों को हम रंध्र कहते हैं। इन्हीं छिद्रों को हम क्या कहते हैं दोस्तों, रंध्र कहते हैं। और ये क्या कहता है कि गैसों का विनिमय, गैसों का आदान प्रदान करने के लिए भी आवश्यक होता है। आपके इस चित्र से क्वेश्चन बना था दोस्तों कि सबसे आगे वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं अग्रशिरा। क्या बोलते हैं दोस्तों, सबसे आगे वाले पॉइंट को बोलते हैं अग्रशिरा। ठीक है, अग्रशिरा बोलते हैं दोस्तों। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, ये वाला पॉइंट को बोलते हैं मध्यशिरा। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं मध्यशिरा। इसको बोलते हैं दोस्तों शिरा, जो बगल में निकला होता है इसको हम क्या बोलते हैं, शिरा बोलते हैं दोस्तों। और जहां से ये पत्ते का जो दिख रहा है हरे रंग का वाला पॉइंट, इसको हम लोग बोलते हैं पर्णवृंत। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे बोलते हैं पर्णवृंत। और इसके बाद जहां से पत्ता निकला हुआ है इसको बोलते हैं हम लोग पर्ण आधार। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं पर्ण आधार। क्लियर हुआ क्या। इसके बाद दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये आपको यहाँ पर जो दिख रहा है ये आपका है रंध्र। क्या है, रंध्र। और रंध्र में एक ऐसा है तो ये आपका खुला हुआ रंध्र है। कैसा है, ये आपका खुला हुआ रंध्र है और ये आपका जो है आपका बंद रंध्र है। कौन सा रंध्र है, ये आपका बंद है। ये आपका खुला हुआ रंध्र है, ये आपका बंद रंध्र है। जब पानी की मात्रा जब अधिक हो जाती है तो इसकी जो मतलब कि क्या होता है कि जो रंध्र होते हैं वो आपके खुल जाते हैं, और जब पानी की मात्रा कम हो जाती है तो इसके रंध्र क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं दोस्तों। क्लियर हो गया। अब इसके बारे में थोड़ा हम लोग समझते हैं आगे की ओर। चलिए समझते हैं, ये देखते हैं इसके बारे में। बात किया जाए कि रंध्र की कार्य प्रणाली, रंध्र का काम क्या क्या होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि रंध्र की जो काम है वो क्या क्या होता है, एग्जाम में पूछा गया था। और एग्जाम में आप इस बार रो करना आए, इसलिए बेहतरीन पढ़ने की कोशिश करें दोस्तों। क्या है कि रंध्र का खुलना या बंद होना रंध्र की द्वार कोशिकाओं पर निर्भर करता है। रंध्र का खुलना या बंद होना किस पर निर्भर करता है, द्वार कोशिका। और यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे आपके द्वार कोशिका होते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं द्वार कोशिका। इसको क्या करते होते हैं, द्वार कोशिका। ये जो आपका बीच का वाला पॉइंट दिख रहा है, वाला पॉइंट, इसको हम लोग बोलते हैं रंध्र छिद्र। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं रंध्र छिद्र। और ये जो आपको ये दिख रहा है ना, ये वाली पॉइंट हरे हरे रंग का जो दिख रहा है वाला पॉइंट, इसको बोलते हैं हरित लवक। इसे क्या बोलते हैं, हरित लवक। तो देखिए इसे हम लोग बोलेंगे रंध्र छिद्र, इसे बोलेंगे हरित लवक। और इससे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम लोग, इसे बोलेंगे
क्या बोलेंगे, द्वार कोशिका। इसे क्या बोलेंगे हम लोग, द्वार कोशिका दोस्तों। क्लियर हो गया क्या, आगे बढ़े क्या, चलिए। तो पहली बात समझ में आ गया अच्छे से, आपको समझ में आ गया क्या कि रंध्र का खुलना या बंद होना रंध्र की द्वार कोशिकाओं पर निर्भर करता है। तो रंध्र का खुलना और बंद होना किस पर निर्भर करता है दोस्तों, तो द्वार कोशिकाओं पर निर्भर करता है। अगले बात क्या बोल रहा है कि जब आसपास की कोशिकाओं में पानी की मात्रा अधिक हो जाती है तब रंध्र द्वार क्या होता है, कोशिकाएं परासरण दाब के कारण फूल जाती है और रंध्र खुल जाता है। मैंने यही बताया कि रंध्र में क्या होता है कि जब पानियों की मात्रा बढ़ जाती है तो उसकी परासरण दाब बढ़ जाता है और बढ़ जाने के कारण रंध्र क्या होता है, खुल जाता है। ठीक है दोस्तों। आगे, जब पानी की मात्रा, आगे क्या है दोस्तों कि जब पानी की मात्रा कम हो जाती है तो परासरण दाब भी कम हो जाता है, जिसके कारण द्वार कोशिका क्या करती है, सिकुड़ जाती है और रंध्र बंद हो जाता है। अगर पानी ज्यादा होगा तो परासरण दाब ज्यादा लगेगा, अगर पानी कम होगा तो परासरण दाब भी कम लगेगा। तो यही बात है कि अगर जब ज्यादा होता है तो आपकी द्वार कोशिका खुल जाती है, अगर कम होता है तो द्वार कोशिका सिकुड़ जाती है। ओके दोस्तों, आगे ध्यान दीजिएगा। नोट क्या है दोस्तों कि पौधों के तने की छाल में भी एक प्रकार का क्या होता है, रंध्र पाया जाता है, जिसे हम लोग वात रंध्र कहते हैं। तो कहने का मतलब कि पौधे की तने की छाल में भी एक प्रकार का छिद्र होता है, जिसे हम वात रंध्र के नाम से जानते हैं। पौधे वात रंध्र की सहायता से भी वातावरण से गैसों का आदान प्रदान करते हैं। जो पौधे होते हैं वात रंध्र की सहायता से भी क्या करते हैं, तो गैसों का आदान प्रदान करने का काम करते हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, आगे चलिए दोस्तों। आगे देखिए, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया क्या होता है, फोटोसिंथेसिस अभिक्रिया क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। जब एक पेड़ वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और अपने जड़ों के माध्यम से जल को ले करके प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है, तो इससे क्या होता है कि उत्पाद के रूप में ग्लूकोज और ऑक्सीजन देता है। इसी अभिक्रिया को प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। क्या होता है दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया क्या होता है, तो जब कार्बन डाइऑक्साइड और जल के अणु को लेता है, तो ये क्या करता है कि दोस्तों ये क्या बनाता है, तो सबसे पहले ग्लूकोज C6H12O6 को बनाता है और साथ में 6 अणु ऑक्सीजन का भी बनाता है। तो दोस्तों यहाँ पे कार्बन कितने बार है, 6 बार है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने बार, 12, तो यहाँ पे 6 बार। तो कहने का मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु और जल के 6 अणु दोनों मिल करके क्या होता है कि आपका प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में भाग लेता है। तो पूछा गया था एग्जाम में कि कार्बन डाइऑक्साइड के कितने अणु और जल के कितने अणु प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में भाग लेता है, तो 6 अणु लेता है दोस्तों। ठीक है, अब बता दे एक बात दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, क्या कि आपका जो ऑक्सीजन होता है ना, एक कब बनता है, तो जब प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करता है तो दोनों विघटित हो जाता है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बदल जाता है और यहाँ से आपका क्या होता है कि जल के टूटने से ऑक्सीजन प्राप्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड में हाइड्रोजन के जुड़ने से हमें क्या प्राप्त होता है, तो हमें ग्लूकोज प्राप्त होता है दोस्तों। ओके दोस्तों, आगे चलें, तो दोस्तों आगे क्यों चला जाए दोस्तों, आगे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगला क्या है, अगला ध्यान दीजिएगा कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्री क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण में हमें क्या क्या चीजों की आवश्यकता पड़ती है, तो सबसे पहले आपको सनलाइट प्रकाश की आवश्यकता होती है, दूसरी बात क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, तीसरी बात कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है और चौथी बात जल की आवश्यकता होती है। हमें ये 4 चीजों की आवश्यकता होती है, कब, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में। ओके, पहली बात क्या मैंने बताया, सनलाइट प्रकाश, सूर्य की प्रकाश, दूसरी बात क्लोरोफिल, तीसरी बात आपका कार्बन डाइऑक्साइड और चौथी बात क्या हो जाएगा दोस्तों, जल हो जाएगा दोस्तों। ये चीजें हमें चाहिए प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया को पूर्ण करने के लिए। क्वेश्चन लाइन से पूरा बना है दोस्तों, ये मत कहना कि सर पता नहीं क्या पढ़ा, भाई क्वेश्चन पूरी लाइन से बना हुआ है।
प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या क्या घटना घटती है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनाया था और भी बेहतरीन तरीके से बनाया था, और बहुत बच्चे इसको छोड़ करके भी आए थे, तो आप ना छोड़ के आए इसलिए आपको हम समझा दे रहे हैं। पहली बात क्या हुआ था कि सबसे पहले हरे पेड़ पौधे उपस्थित क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश द्वारा ऊर्जा को अवशोषित करता है। तो हरे हरे जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें क्या होता है कि क्लोरोफिल पाया जाता है, जो कि सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा से, प्रकाश से क्या करते हैं, ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, ऊर्जा को लेते हैं। उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि इन ऊर्जा का उपयोग जल को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटित करने के लिए किया जाता है। ये जो ऊर्जा होता है ये क्या करता है कि जल को तोड़ करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदल देता है। उसके बाद क्या है दोस्तों कि फिर क्या होता है, फिर वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन से होती है, जिससे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया किससे होती है, तो हाइड्रोजन से होती है, तब जाकर के क्या प्राप्त होता है, तब जाकर कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है दोस्तों। ठीक है, इन सभी चीजों को ध्यान रखना है, चीजों को आगे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। आगे क्या है कि प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे बड़ी बात कि प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले पहली कारक होता है सूर्य की प्रकाश, सनलाइट। अगर सनलाइट अगर ज्यादा होगा, सनलाइट में वृद्धि होगी तो अभिक्रिया भी बहुत तेजी से होगी, अगर सनलाइट में कमी होगी तो अभिक्रिया भी बहुत धीमी होगी। तापमान में वृद्धि होगी तो अभिक्रिया बहुत तेजी होगी, तापमान में कमी होगी तो अभिक्रिया बहुत कमी से होगी। जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में ही होता है। क्लियर दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आगे ध्यान दीजिएगा, अमीबा में पोषण। तो अमीबा में पोषण भी हम लोगों के जैसे ही पोषण होता है, जैसे हम लोगों में 5 मतलब कि तरीके से भोजन को हम लोग पूर्ण रूप से पाचन करते हैं, उसी तरीके से अमीबा में भी होता है। कौन कौन सा होता है दोस्तों, तो पहला आपका क्या था, पहला आपका था अंतर्ग्रहण, दूसरा आपका क्या था पाचन, तीसरा क्या था आपका अवशोषण, चौथा क्या था स्वांगीकरण, पांचवा क्या था आपका मल त्याग, आप उसको बहिक्षेपण कर सकते हैं दोस्तों। तो यही बात है कि सबसे पहले क्या होता है, तो सबसे पहले क्या होता है कि भोजन को क्या करता है अंतर्ग्रहण, मतलब कि अंदर, देखिए यहाँ पे भोजन की अणु दिखा था, इसको सबसे पहले क्या करता है अंतर्ग्रहण। तो कहने का मतलब अमीबा अपनी कूट पाद के माध्यम से भोजन को पकड़ता है। ये आपको दिख रहा होगा, इससे हम लोग क्या बोलते हैं, इससे हम लोग बोलते हैं अमीबा का कूट पाद। इसे क्या बोलते हैं, अमीबा का कूट पाद बोलते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अमीबा का कूट पाद हो गया। इसके बाद क्या करता है कि ये आपका अमीबा का न्यूक्लियस है, आपका अमीबा का क्या है न्यूक्लियस है। इसके बाद क्या करता है नंबर 2 में क्या कहता है कि इसका पाचन करता है। नंबर 2 में क्या बोला गया है, इसका पाचन करता है। नंबर 3 में क्या करता है, नंबर 3 बोला गया है कि अवशोषण करता है। क्या करता है, ये अवशोषण कर रहा है। नंबर 4 में बोला गया है कि स्वांगीकरण, ये देखो यहाँ पे स्वांगीकरण का काम कर रहा है, मतलब कि जो हमारे लिए चीज अच्छा होगा उसको हम अपने बॉडी के अंदर रखेंगे, कोशिकाओं को देंगे, नहीं अच्छा रहेगा तब मतलब उसको बाहर निकाल देंगे। अब पांचवा बात में क्या बोला गया है कि इसका क्या हो रहा है, इसका आपका बहिक्षेपण हो रहा है, मतलब चीजों को बाहर निकाला जा रहा है। क्लियर हुआ दोस्तों, क्लियर, किसी को कोई दिक्कत। चलिए दोस्तों, तो एक काम करते हैं कि इसमें कुछ पॉइंट है उसको समझ लेते हैं, फिर आज क्लास को यहीं पे हम एंड करेंगे। तो सबसे पहले अमीबा में पोषण की निम्न प्रकार होती है, मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले अंतर्ग्रहण, भोजन की उपस्थिति में अमीबा कूट पाद का जो होता है उसका उपयोग क्या करता है भोजन को पकड़ने में और उसे अंदर ले जाने के लिए करता है। पाचन के लिए, दूसरी बात पाचन, तो खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है। तीसरी बात अवशोषण, पचा हुआ भोजन अमीबा की कोशिकाओं में विसरण द्वारा अवशोषण हो जाता है। चौथी बात स्वांगीकरण क्या होता है, अवशोषण से प्राप्त आवश्यक तत्व का कोशिकीय शोषण के लिए उपयोग किया जाता है। 5वीं बात क्या है, बहिक्षेपण, बिना पचा हुए पदार्थों को कोशिकाओं की सतह से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं दोस्तों। आगे आपका है पैरामीशियम में पोषण। पैरामीशियम में पोषण दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव होता है। कैसा होता है, तो पैरामीशियम भी एक प्रकार का एक कोशिकीय जीव होता है दोस्तों। ठीक है, इसकी कोशिकाओं की आकृति, इसकी जो होती है कोशिका की जो आकृति होती है, इसकी क्या होती है दोस्तों, इसकी जो
कोशिका की आकृति होती है दोस्तों, वो कैसा होता है, तो वो निश्चित होता है, परंतु अमीबा की कोशिकाओं की आकृति निश्चित नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, निश्चित होती है। तथा भोजन एक विशेष स्थान से कोशिका के अंदर प्रवेश करता है। जैसे आपको बता दें दोस्तों कि आपका जो होता है ये कुछ इस प्रकार से बना होता है, ऐसा बना होता है, तो ये जो भोजन करता है भोजन यहाँ से करता है, ठीक है ना। तो क्या बोला गया है कि पैरामीशियम की सतह पर बाल जैसी संरचना पाई जाती है। पैरामीशियम के सतह पर क्या होता है कि इनकी जो सतह है, इन सतह पर क्या होता है कि बाल जैसी ऐसे ऐसे क्या होता है दोस्तों, संरचना पाई जाती है। बाल जैसी क्या होती है, संरचना पाई जाती है, जिन्हें हम पच्छाभ कहते हैं। जिन्हें हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इन्हीं को हम पच्छाभ कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, इन्हीं को हम पच्छाभ या फिर पच्छयाम बोलते हैं। ठीक है, पच्छाभ या फिर पच्छयाम बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, जिसकी सहायता से भोजन पैरामीशियम के अंदर जाता है। जिसकी सहायता से भोजन जो होता है पैरामीशियम के अंदर की ओर जाता है दोस्तों। इसके बाद हाइड्रा की कुछ बात कर लिया जाए दोस्तों, हाइड्रा की। तो हाइड्रा की ध्यान दीजिएगा, हाइड्रा में भोजन को पकड़ने के लिए स्पर्शक नामक एक अंगक होता है। हाइड्रा में भोजन को पकड़ने के लिए स्पर्शक नामक एक क्या होता है, एक अंगक होता है। ओके दोस्तों, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई क्या? अगर इतनी बात आपको समझ में आ गई दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। कल आपको हम बताएंगे मनुष्यों में पाचन कैसे होता है। यदि आपको हमारी ये लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।